Hello everyone. Welcome to our channel where we are going to start today's news editorial discussion with value addition. आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो ताकि हम डेली मोटिवेट हों कि आपके लिए हम डेली कंटेंट लाएं आपके एग्ज़ाम के लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पहला आया है मोरबी सस्पेंशन ब्रिज. आपने देखा होगा जो न्यूज़ में चल रहा है अभी, ये गुजरात में जो मोरबी सस्पेंशन ब्रिज था ना, वो कोलैप्स्ड हो गया रिवर में. देख लीजिए आप, रिवर कौन सी थी? मच्छू रिवर थी. तो बोल रहे हैं कि ये ब्रिज जो है ना काफ़ी टूरिस्ट का अट्रैक्शन था. थोड़ी डिस्टर्बेंस है, प्लीज़ कोऑपरेट. ओके, आप देख लीजिए. एंड हैड लॉन्ग बीन हेल्ड एज अ मैग्निफिसेंट इंजीनियरिंग मार्वल. इसको देखने में आते थे लोग. तो इसका इशू क्या था? बोल रहे हैं कि ओवर क्राउडिंग थी, क्राउड इंड्यूस्ड वाइब्रेशंस हो गई और उससे क्या हो गया, जो सर्विस लाइफ थी ना यहाँ पे, जो काम जो सपोर्ट सिस्टम था वो ख़त्म हो गया. तो इसकी वजह से वो ख़त्म हो गया है ना सस्पेंशन ब्रिज. तो सस्पेंशन ब्रिज क्या है? क्या ये चीज़ बेसिकली ये ना बैलेंस पे डिपेंड करता है. ये देख लीजिए, जो आप देख रहे हैं एक साइड पे कौन सी फोर्स है? कंप्रेशन. और दूसरी साइड पे कौन सी है? टेंशन. तो कंप्रेशन जो टॉवर टाइप बने हुए हैं दो, तो कंप्रेस कर रहा है, ठीक है. उसमें उन्होंने क्या लगाई होती हैं? सस्पेंशन केबल्स लगाई होती हैं. और वर्टिकली उनको सपोर्ट करने के लिए सस्पेंडर्स लगाए होते हैं ताकि वो टेंशन और कंप्रेशन को काउंटर बैलेंस कर सके. ओके, नीचे आ गया लोड. जो मतलब लोड क्या होएगा? लोगों का, पीपल का वेट, ठीक है, वेट ऑफ द पीपल. और डेड लोड क्या हो गया? जो जिंदा लोड है वो जो आम लोग चल रहे हैं. और डेड लोड क्या हो गया? जो ब्रिज जो चल नहीं रहा, जो स्टैटिक पार्ट है उसका जो लोड है वो डेड लोड आ गया. और इनका नीचे आ गया एंकरेज. तो आप देखिए, इसको झूलतो पुल भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में. ये मच्छू रिवर के ऊपर था, ठीक है, मोरबी में. तो काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पे. तो इसका क्या था कि सस्पेंशन ब्रिज क्या करती है? डिपेंड करती है बैलेंस ऑफ द फोर्सेस, जो हमने पढ़ लिया कंप्रेशन और टेंशन के बीच में. इसमें ऐसा उन्होंने डिज़ाइन बनाया होता है कि जो भी सस्पेंशन पे लोड पड़ेगा ना, जो साइड पे दो टॉवर्स है ना, वो इक्वली बैलेंस हो जाएगा. तो उसकी वजह से क्या होगा? वर्टिकली सस्पेंडर्स को बैलेंस वो उनको बिछा देंगे, जो लोड है ना वो उधर उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा. एंकर वगैरह दिए हुए हैं ना नीचे. ऑल ऑफ दिस बैलेंसिंग जो है वो परमिजिबल वेट के बाद होएंगी, जितना उन्होंने रिस्ट्रिक्शन दिया होता है ना कि इतना वेट होगा. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी आ रहा है कि अप्रॉक्सीमेट 150 तक की ही उनकी कैपेसिटी थी इस ब्रिज की. बट मोर देन 600 जो पीपल हैं यहाँ पे अलाउड हुए थे. इसकी वजह से भी ये ट्रेजिडी हो गई है. कहाँ हुई है? मोरबी, गुजरात में. ठीक है जी. तो ये भी हमारा एक आ गया, इम्पोर्टेंट आ गया ह्यूमन डिज़ास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके जी. देन कम्स जो एडिटोरियल में आया है, स्टेटस ऑफ श्रीलंकन रिफ्यूजीज. सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे? अभी हियर कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं पिटिशंस. जो किसको चैलेंज कर रही है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो पिछले साल काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था. कंट्रोवर्सी काफ़ी है इस पर. तो बोल रहे हैं कि जो इंडियन ओरिजिन तमिल्स है ना, जो श्रीलंका से चले गए थे, रिपैट्रिएटेड हुए थे, उन पे इस हेयरिंग का इम्पैक्ट पड़ेगा. ओके, तो क्या था, क्या प्रॉपर हम देखें इंडियन ओरिजिन तमिल्स है क्या चीज़ ये. इसमें क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या डायरेक्टिव दिया था कि सिटीजनशिप मत दो उनको जो इंडिया में 1983 के बाद आए हैं. ठीक है, जब ब्रिटिश की गवर्नमेंट आई थी, जब वो राज कर रहे थे, तो इंडियन ओरिजिन तमिल्स को ना उन्होंने एज ए लेबर अपनी जो हमारी प्लांटेशंस होती थी वहाँ पे काम करने के लिए बुलाया था. उनकी यही पॉलिसीज़ होती थी ना. तो लीगली वो अनडॉक्यूमेंटेड थे बेचारे, सोशली आइसोलेटेड थे, उनको उन्होंने ला दिया. तो दो अलग अलग बन गए, श्रीलंकन तमिलियंस एंड सिन्हालीज कम्युनिटीज़ बन गई. उसमें क्या होने लग पड़ा? फिर ये आपस में लड़ने लग पड़े. तो श्रीलंका का वो सिविल वॉर शुरू हो गया है ना. तो इंडियन ओरिजिन तमिल्स जो थे और जो यहाँ पे इंडिया में असाइलम ले रहे थे, और जो वहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स, उनमें लड़ाई होना शुरू हो गई. तो जो ऊपर है ना सिन्हलीज नेशनलिज्म श्रीलंका में होना शुरू हो गया. उन्हीं को उन्होंने क्या कर दिया कि सिटीजनशिप राइट्स बंद कर दिए है ना. उनको बोल दिया कि इनकी कोई पॉपुलेशन जो है ना, इनको कोई अधिकार नहीं है, ये दे आर स्टेटलेस पीपल, स्टेटलेस पॉपुलेशन है. तो बायलैटरल क्या हो गया? ये जो कुछ पैक्ट्स हैं
श्री मावो शास्त्री पैक्ट हुआ, श्री मावो गांधी पैक्ट हुआ। इसमें क्या हुआ, 6 लाख जो लोग थे ना, जो नेचुरल इंक्रीज हो रहे थे, उनको सिटीजनशिप देते गए जब जब उनको वहाँ से निकाला गया। ठीक है, इसी की वजह से सिविल वॉर होना शुरू हो गया। ओके, इंडियन रीजन तमिल्स जो थे और श्रीलंकन तमिल थे, उनमें लड़ाई शुरू हो गई। बट अभी 1983 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यही बोल दिया कि सिटीजनशिप उन लोगों को ना दीजिए जो श्रीलंका से आए हैं आफ्टर जुलाई 1983। तो वो यही बोल रहे हैं कि जो इन्होंने डायरेक्टिव देना है ना, तो उसमें ये हो सकता है कि जो अनरिजॉल्व इशू है ना तमिलियंस का, श्रीलंकन तमिलियंस का, वो उस पर इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ ना केस स्टडीज़ आई थी, उन्होंने नाम लिया था, तो आपका बनता है देखना, क्योंकि पेपर में पूछ सकते हैं कि ये केस किसके रिलेटेड है। तो कौन कौन सी केसेस हैं, एक है उलगनाथन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये 2019 का है ये केस। इसमें क्या बोला है कि अगर कंटिन्यूस पीरियड हो ना कि स्टेटलेसनेस लोग हैं ये, तो आर्टिकल 21 को वो कॉन्ट्रावीन करते अगेंस्ट द आर्टिकल 21, यानी कि राइट टू लाइफ। ओके, तो बोल रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, वो इस चीज़ में उनको रिलैक्सेशन कर सकती है, मतलब कि सिटीजनशिप दे सकती है, इस केस में बोला गया था। ओके जी। एंड द सेकंड वन इज़ अभिरामी एस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 केस। इसमें क्या था, उनने बोला था कि प्रिंसिपल्स ऑफ जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ना 2019 का, ये श्रीलंकन तमिलियन जो रिफ्यूजीज़ हैं ना उनको भी लागू हो जाएगा। ओके, इवन कि ग्लोबल प्रैक्टिसेस भी हम देखें ना, तो वहाँ पे भी उन्होंने एलियन फादर होगा या सिटीजन मदर होगी, तो ऐसे जैसे यूएस में है ये है ना, उनको दे देते हैं सिटीजनशिप। ब्राज़ील में भी हुआ है रिसेंटली। तो वहाँ पे क्या हुआ, ब्राज़ील में उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2007 का पास किया है। वो क्या करते हैं, सिटीजनशिप देते हैं जो बच्चे होते हैं अंडर जस सैंग्विनिस। जस सैंग्विनिस क्या है, ये एक प्रिंसिपल है नेशनैलिटी लॉ का, जिसकी वजह से जो सिटीजनशिप होती है बताई जाती है या फिर दी जाती है एक एथनिक बेस पे, एक इंसान को या फिर दोनों को, यानी कि मदर को या फिर फादर को या फिर दोनों को। ओके जी, तो ये हो गया हमारा श्रीलंका से रिलेटेड हो गया, उनकी हिस्ट्री होगी, प्लस हमें केस भी देख लिए, केस स्टडीज़ जो कि हमारे पेपर में आ सकती हैं। एंड देन कम्स द लास्ट पार्ट ऑफ अवर टॉपिक, टिडबिट्स और फैक्ट्स। ठीक है जी। तो पहला क्या है, तिराई में ना एक एलिफेंट रिजर्वायर बना है। तो तिराई एरिया कहाँ पे आपको पता होगा, यूपी में है ना। तो यूपी में कहाँ पे ये एलिफेंट रिजर्वायर बना है, ये बना है दुधवा पीलीभीत। ठीक है, आपको याद रखना है, ये दुधवा जो यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, और अब यहाँ पे क्या बना है, एलिफेंट रिजर्व बन गया। ओके जी। तो देन कम्स 31 अक्टूबर वर्ल्ड सिटीज़ डे। तो 31 अक्टूबर तो काफ़ी कुछ आ गया ना, ये जो कल हमने मनाया था वो क्या बनाया था, नेशनल यूनिटी डे, जो कि इनका था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी थी। तो रन फॉर यूनिटी भी उन्होंने इनिशिएटिव लिया ना गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये देखो कितने दिन क्लैश कर गया, ये कितना कुछ होता है उस दिन। इंदिरा गांधी का बर्थडे भी होता है 31 अक्टूबर का, वर्ल्ड सिटीज़ डे भी आ गया है ना, ये हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक, देन कम्स मियावाकी मेथड। ये प्रधानमंत्री जी ने जब अपनी स्पीच दे रहे थे ना वो, तो वहाँ पे उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट ऐसे भी बोल दिया कि मियावाकी मेथड जो है ना वो हमारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है मियावाकी मेथड? मियावाकी मेथड क्या है, एक जापानीज़ टेक्निक है। जो जापानीज़ का बोटेनिस्ट थी वो क्या करता था, छोटी छोटी जगह पे ना पेड़ पौधे लगा देता था, ताकि जो वो छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हैं ना, जो बाकी बड़ा पेड़ पौधा उसका रिसोर्स ना ले और ना ही उसकी जगह ले। ठीक है, तो एक टाइप का कंजर्वेशन मेथड आ गया जिसमें हम माइक्रो फॉरेस्ट बना देते हैं। तो इंडिया में पहला माइक्रो फॉरेस्ट कहाँ पे बना है, अटारी बॉर्डर बना है, कहाँ पे, पंजाब में। किसके अंडर बना है, हरित आयकर इनिशिएटिव, यानी कि हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स आयकर इनिशिएटिव जो वहाँ पे लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने। माइक्रो फॉरेस्ट क्या होते हैं, एक छोटा सा ना प्लांट लगाया हमने, ठीक है, उसकी वजह से क्या होएगा, पेड़ की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, और जैसे डेंसिटी बढ़ेगी और पेड़ पौधा आ जाएंगे, तो क्या बढ़ेगी, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी बढ़ गई। ठीक है, तो छोटी सी जगह पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हो गए तो अच्छा हो गया है ना।
और थोड़ी सी केयर करके। ओके जी। और जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, दे ग्रो नियरली 10 टाइम्स क्विकर। ठीक है, तो ये भी एक नया टेक्निक हो गया है ना, मियावाकी मेथड, जो कि है जापानीज़ मेथड। ठीक, देन हमारा जो नेक्स्ट आ गया मेन टॉपिक, कैपिटेशन फीस। रिसेंटली क्या है, मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि कोई भी अमाउंट या डोनेशन जो भी कोई प्राइवेट स्कूल या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट होएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, जो वो कलेक्ट करते हैं एडमिशन के बदले में, उनको क्या बोलते हैं, कैपिटेशन फ़ीस। ठीक है, और वो उन्होंने क्या बोला कि ये वाली जो कैपिटेशन फ़ीस है ना, ये इलीगल है और पनिशेबल है। कोई जैसे आप कोचिंग में जा रहे हैं, आप फ़ीस दे रहे हैं, उसको डोनेशन नहीं बोलेंगे। ओके, अगर किसी ने डोनेशन ली है, किसी ने एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला है, स्कूल खोला है, उसमें वो डोनेशन दे रहे हैं, ठीक है, फ़ीस तो दे ही दे रहे हैं, साथ में डोनेशन दे रहे हैं, तो वो कैपिटेशन फ़ीस आ जाएगी। तो वो क्या है, इलीगल है और पनिशेबल है। ठीक है, इंडियन लॉ में क्या है, कैपिटेशन फ़ीस वो हो गई कि कलेक्शन ऑफ पेमेंट बाय एजुकेशनल बॉडीज़ नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यूजुअली इन एक्सचेंज फॉर एडमिशन टू द इंस्टीट्यूशन। यानी कि जैसे आड़ती होते हैं ना, या फिर जैसे आप लगा लो कहीं आपने रूम देखा ना, तो आपने डायरेक्ट मकान मालिक से बात नहीं की, आपके बीच में एक इंटरमीडियरी आ गया, ब्रोकर आ गया ना, वो अलग से पैसे लेगा, अपनी कमीशन लेगा ना, सॉर्ट ऑफ कमीशन, दैट इज़ कैपिटेशन फ़ीस फॉर लेमैन, मतलब मोटा मोटा समझने के लिए, लेमैन टर्म्स में। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला है कि यूनिवर्सिटी में ये जो चीज़ें चल रही हैं वो इलीगल होएंगी और पनिशेबल भी होएंगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।